आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक और विरासत का वर्णन करेंगे जिसका संबंध महिलाओं से है। किसी भी सभ्यता की आत्मा को समझने और उसकी उपलब्धियों और सीमाओं के मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसमें महिलाओं की स्थिति को जानना। लेकिन व्यवस्था की समग्रता में ही महिलाओं की स्थिति को समझा जा सकता है। वस्तुतः किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसका सामाजिक ढांचा कैसा है, उसमें राज्य की प्रवृत्ति क्या है, उसमें धर्म तथा उसकी महत्ता क्या है, पारिवारिक संरचना कैसी है, सामाजिक मूल्य और आर्थिक स्थिति कैसी है तथा श्रेणी विभाजन आदि में महिलाओं की क्या स्थिति है। इस आधार पर भारतीय इतिहास के अवलोकन से हमें पता लगता है कि शायद वैदिक काल को छोड़कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पहले स्त्रियों की स्थिति पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर रही है। वैदिक काल में दिखाई पड़ने वाली सामाजिक गति वैदिक काल के बाद लगातार कम होती चली गई और धीरे धीरे स्त्रियों को शिक्षा, संस्कार, संपत्ति जैसे मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया। पितृसत्ता, आंतरिक घेरेबंदी के कठोर नियम, जाति प्रथा की मजबूत पकड़, श्राद्ध जैसे संस्कारों में पुत्रों का होना, स्त्रियों को 16 संस्कारों में से कई संस्कारों से वंचित रखना, दोहरी नैतिक दृष्टि, ऐसे अनेक कारण थे जिनकी वजह से धीरे धीरे भारतीय समाज में बाल विवाह, विधवाओं की समस्या, बहुविवाह, बेमेल विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी अनेक ऐसी बुराइयां पैदा हुई जिन्होंने स्त्रियों की गति और प्रगति दोनों को रोक दिया। बौद्ध धर्म और मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने स्त्रियों के सामने एक वैकल्पिक जीवन की संभावना रखी, लेकिन अपनी निहित सीमाओं के कारण दोनों प्रयास, चाहे गौतम बुद्ध के प्रयास हों चाहे भक्ति संतों के प्रयास हों, वे महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने में बहुत कामयाब नहीं हुए और 18वीं सदी में भी भारत में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय और पराधीनता की थी। सामाजिक स्तरीकरण को प्रदत्त वेधता के कारण भारतीय महिलाएं तथा निम्न जाति के लोग अपमानजनक अवस्था में जीवन यापन करने के लिए मजबूर थे, अभिशप्त थे। लेकिन भारत में जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई तो उसने राजनीतिक और आर्थिक संरचना में कई आमूलचूल परिवर्तन किए। धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा पाने वाला मध्यम वर्ग पनपने लगा, जो कि तर्क और बुद्धि के आधार पर निर्णय लेने की बात करने लगा था। उसमें उदारवादी विचारधारा की प्रधानता होने लगी थी। व्यक्तिगत व्यवस्थागत परिवर्तनों और नए विचारों की प्रेरणा की इसी पृष्ठभूमि में धीरे धीरे हमारे यहाँ समाज सुधार का काम आरंभ किया। और यह समाज सुधार का काम जिन लोगों ने आरंभ किया उनमें सबसे पहला नाम हम लेते हैं राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने सबसे पहले सती प्रथा के खिलाफ एक बड़ा अभियान खड़ा किया। वे 1829 में इसके खिलाफ एक कानून पारित कराने में भी सफल हुए। 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों की इस श्रृंखला में राजा राम के अलावा और भी कई लोग हुए, जिनमें ईश्वरचंद विद्यासागर, मलाबारी, राणा डे, डी कर्वे, नर्मदा शंकर, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि कई लोग थे। इन लोगों ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह जैसी तमाम महिलाओं से संबंधित कुरीतियों का विरोध किया
और इनका कहना था कि ये कुरीतियाँ ही मूल रूप से हिंदुस्तान के पतन का कारण हैं। विवेकानंद तो कई बार साफ कहते थे कि अगर किसी भी देश की स्थिति का आकलन करना है तो हमें वहाँ की स्त्रियों की स्थिति को देखना चाहिए और इस दृष्टि से हमें अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। इस तरह से 19वीं सदी में जो हमारे यहाँ जागृति आ रही थी उसने समाज सुधार को जन्म दिया, धर्म सुधार को जन्म दिया। लेकिन महिलाओं के बारे में हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जितने भी सुधार किए गए वे सुधार समाज सुधार के नाम पर स्त्रियों के लिए वे सुधार थे जो उन्हें घर में ही काम करने की सीमाओं के अंतर्गत बदलाव की पैरवी करते थे। यानी कि स्त्रियों के संबंध में जो बात की जा रही थी वह पितृसत्ता के अंदर थी। पितृसत्ता यानी कि पुरुषों की के वर्चस्व में ही स्त्रियों के सुधार की बात कही गई। हालांकि आगे चलकर जो सबसे बड़ा बदलाव आया, भारत में धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ने लगा और महिलाओं ने, ख़ास तौर से हम भीखाजी कामा जैसे लोगों की बात करना चाहेंगे जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। बंगाल में बहुत सारी महिलाएं सक्रिय हुई और आगे चलकर जब गांधी का युग आया और 1920 में गांधीवादी आंदोलन हिंदुस्तान में शुरू हुए तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के कारण, उनके जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत थे, उन्होंने अपने सिद्धांतों के अनुकूल सबसे ज़्यादा माकूल महिलाओं को पाया और उन्होंने कई तरीक़ों से ये व्याख्याएं की कि किस तरह से महिलाएं सत्य और अहिंसा के सबसे ज़्यादा करीब होती हैं, संवेदनशील होती हैं। और उनको उन्होंने आंदोलन से जोड़कर हिंदुस्तान में आज़ादी के जो 3 बड़े आंदोलन खड़े किए गए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों आंदोलनों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागी रही। और उससे आगे चलकर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया तो सुभाष चंद्र बोस ने भी एक महिलाओं की एक अलग से टुकड़ी तैयार की थी और उसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उस तरीके से लड़ाई लड़ी। महिलाएं गांधी के नेतृत्व में जब बाहर निकलीं तो उनके बारे में अभी तक जो भी धर्मशास्त्रीय बंधन थे, जो भी उनको घर के 4 दीवारी में बंद रखने वाली परंपराएं थी, उन सब परंपराओं को तोड़कर वे सड़कों पर आईं। उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, उन्होंने शराब की दुकानों पर धरने दिए और उन्होंने बिल्कुल मुखर होकर, चाहे वे अनपढ़ थीं, चाहे वे हिंदुस्तान के किसी भी वर्ग से संबंधित थी, उन्होंने खुलकर भाग लिया भारत की आज़ादी की लड़ाई में। और इस सब का श्रेय जाता है महात्मा गांधी को, जिनकी कथनी और करनी में भेद न होने के कारण इन महिलाओं के परिवार वालों ने, पुरुषों ने, पितृसत्ता ने गांधी पर विश्वास किया और उन्हें ये आज़ादी मिली कि वे आज़ादी के आंदोलन में लड़े। परिणाम स्वरूप भारतीय महिलाओं की स्थिति इतनी तेज़ी से बदली कि वे सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। और राष्ट्रीय आंदोलन में पहले जो नेता भाग ले रहे थे उनके परिवार से संबंधित महिलाएं भाग लेने के लिए आईं और धीरे धीरे यह आंदोलन इतना व्यापक होता गया कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सैकड़ों हज़ारों महिलाओं का अमूल्य योगदान रहा है। इस सारी प्रक्रिया ने, राष्ट्रीय आंदोलन की इस प्रक्रिया ने हमारे समाज के लिए जो एक विरासत दी, वो विरासत ये थी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो एक ही झटके में हजारों सालों से चली आ रही उन सब बाध्यताओं को, उन सब कुप्रथाओं को, उन सब बंधनों को तोड़ दिया जो मनुवादी व्यवस्था ने महिलाओं पर थोपा था। और उन्होंने हिंदुस्तान में वयस्क मताधिकार दिया। वयस्क मताधिकार का मतलब था कि
स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वह वयस्क है तो वह वोट दे सकता है, मत दे सकता है, आज़ाद भारत में शासन के निर्माण का अभिन्न हिस्सा बन सकता है। इसके अलावा समानता का अधिकार दिया गया और ये स्पष्ट घोषणा की गई संविधान में कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी सामाजिक लोकतंत्र की दृष्टि से, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की दृष्टि से, क्योंकि पश्चिमी देश भी, कई देश अभी तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दे पाए थे बहुत लंबे समय से वहाँ लोकतंत्र होने के बावजूद। लेकिन हमारे कर्णधारों ने, हमारे नायकों ने, हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने एक तरीके से जो मंथन उन्होंने किया था, जो संघर्ष उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान किया था, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने समतावादी समाज की स्थापना के लिए महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। संविधान सभा की बहस के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि क्यों न महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए आरक्षण दिया जाए, लेकिन हंसा मेहता और नायडू जैसे लोगों ने यह कहकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हम आरक्षण के माध्यम से अपनी प्रगति करें। हम खुद अपना स्थान अपनी योग्यता के आधार पर बनाएंगे। और इस तरह से हमने तमाम विकृतियों को तोड़कर बराबरी पर आधारित, स्त्री पुरुष की समानता पर आधारित समाज का निर्माण किया, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की अनमोल धरोहर है, विरासत है।